नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम लोग बिहार के इतिहास को एमसीक्यू के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप इसके क्वेश्चंस को और साथ साथ इसके व्याख्या को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि बिहार स्पेशल सेक्शन से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, अर्थात छूटेगा नहीं और आप इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 1 अर्थात क्लास 1 में प्रश्न 1 से लेकर 13 प्रश्न तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है। आज क्लास 2 के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे और पूरे बिहार के इतिहास को एमसीक्यू अर्थात क्वेश्चंस के नज़रिए से मतलब करेंगे कि नेक्स्ट 71 क्वेश्चंस में आपको इसी से इस प्रश्न और इसके व्याख्या से ही समस्त प्रश्न आ जाए और बिल्कुल आप यकीन मानिए और इसको ईमानदारी से करने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला कथन, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, गलत है। सेकंड, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। सी, तीसरा, बौद्ध धर्म का वर्ज्यांश संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अब प्रश्न पढ़िए। प्रश्न, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों हम आपको 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का टाइम देंगे, आप आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं खुद आंसर आपको बता दूंगा। तो देखिए, ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आप कथन को पढ़िए कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, गलत है। बौद्ध धर्म का वर्ज्यांश संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, सही है। अब प्रश्न पूछ रहा है कौन सा गलत है, सही नहीं पूछ रहा है। सही पूछता तो ऑप्शन 3 और 4 होता है, जबकि यहाँ पे 3 और 4 है नहीं, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है गलत, तो गलत ढूंढना है। तो गलत कौन होगा? सी। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इस चीज़ को हमेशा आप एग्ज़ाम में ना ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके कारण कुछ लोगों का आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी गौर करना है कि गलत लिखा है कि सही। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पहला पॉइंट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, जो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी। देखिए आपसे प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर धर्मपाल हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट, यह विश्वविद्यालय बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले के अंतर्गत अंतिचक कहलगांव क्षेत्र में स्थित था, न कि बांका जिले में। मतलब ऑप्शन में बांका जिले था, तो ये गलत है। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछेगा कि बिहार के वर्तमान किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो आपका आंसर होगा भागलपुर जिला। याद रखिएगा, भागलपुर जिले के अंतर्गत अंतिचक कहलगांव क्षेत्र में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह नालंदा और ओदंतपुरी के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र माना जाता है। आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन 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 मतलब शिक्षा का केंद्र नहीं है बिहार में स्थित, तो आपको दे देगा ऑप्शन नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो ये 3 याद रहेगा, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला। तब आंसर आप खुद कर लेंगे कि तक्षशिला बिहार में स्थित नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा कि बिहार में 3 महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाएं थीं, विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतपुरी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ ब्रजयान बौद्ध संप्रदाय का विशेष प्रभाव था और यह उसका एक प्रमुख केंद्र था, विक्रमशिला। देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का ज़्यादा बोलबाला था या ज़्यादा प्रभाव दिखता है, तो आपको याद रहेगा, तभी तो सही करेंगे कि ब्रजयान शाखा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के प्रमुख विषयों में खगोल विज्ञान, न्यायशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन और बौद्ध तंत्र सम्मिलित थे। मतलब इन चीज़ों को ना वहाँ अच्छे से पढ़ाया जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। याद कभी हो सकता है कि पूछेगा, ये दे देगा इन सब चीज़ें कि खगोल विज्ञान, न्यायशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र और कुछ दे देगा कि जैन धर्म के बारे में ही पढ़ाया जाता था। तो आपको इन सब याद रहेगा ना, तभी आप सही करेंगे आंसर। नेक्स्ट पॉइंट,
तिब्बती बौद्ध विद्वान अतिशी दीपशंकर इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। देखिए प्रश्न यहाँ कैसे बनेगा कि अतिशी दीपशंकर कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के विद्वान थे, तो आपको तिब्बत याद रखना है कि तिब्बत के थे। चाहे पूछेगा कि अतिशी दीपशंकर किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन आपको दे देगा नालंदा, उदयपुरी, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। देखिए इतने फैक्ट को याद रखेंगे तो इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब हम लोग एक संभावित प्रश्न को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कहाँ स्थित था, तो आपका आंसर धर्मपाल, भागलपुर, कहलगांव होगा, याद रखिएगा। इसको आप गौर नहीं कीजिएगा क्योंकि पहले मैं ऑप्शन के साथ बना रहा था, तो बट ऑप्शन हमने हटा कर सीधा यहाँ पे आंसर लिखने का काम किया, तो इस पे नहीं ध्यान देना है कि ये बी सी डी, सिर्फ आप आंसर वाले शब्द को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? चलिए ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी पीर अली खान। अब ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती था। आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए। अब देखिए इसका आंसर ना सी होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। किस प्रश्न का आंसर सी होगा? तो 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं, चलिए। बर्खास्त आंदोलन 1937 से 1938 के दौरान बिहार में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में चलाया गया, जो एक प्रमुख किसान आंदोलन था। यह भी पूछ सकता है कि बर्खास्त आंदोलन किससे संबंधित है, किसानों से, जनजातियों से या आम नागरिकों से? तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसान आंदोलन से संबंधित था। अब चलिए बर्खास्त का अर्थ हम लोग देख लेते हैं, कभी हो सकता है पूछ दे कि इसका अर्थ क्या है, और ऑप्शन आपको दे देगा। तो वह भूमि जिस पर किसान खेती करते थे लेकिन जमींदार उसे अपनी जोत बताकर जबरन कब्जे में ले लेते थे, वैसे भूमि को बर्खास्त भूमि कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन उन किसानों के पक्ष में था जो बर्खास्त भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे थे लेकिन जमींदार उन्हें बेदखल कर रहे थे। इस पॉइंट को ऐसे ही समझ लेना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा ने किया जिसके संस्थापक स्वामी सहजानंद थे। अब देखिए यह आंदोलन ना भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में मतलब चलाया जा रहा था, और भारतीय किसान सभा का संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों ने भूमि वापसी, काश्तकारी अधिकार और जमींदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इसको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि कथन दे देगा कि यह किससे मतलब संबंधित नहीं है, चाहे किससे संबंधित है, तो ये सब चीजें पॉइंट ध्यान रखे रहेगा ना कि भूमि वापसी, काश्तकारी अधिकार, जमींदारी शोषण के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया, तो आप आंसर सही कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन ने बिहार में कृषक जागरूकता और भूमि सुधारों की नींव रखी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मतलब पहले संभावित प्रश्न को देखेंगे और फिर नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए बर्खास्त आंदोलन किस वर्ग के अधिकारों के लिए किया गया था, तो आपको आंसर याद रखना है किसानों के लिए, कृषकों के लिए, ध्यान रखिएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इस संभावित प्रश्न आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि, ऑप्शन बी सुगौली की संधि, ऑप्शन सी बेसिन की संधि, ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर ए होगा, इलाहाबाद की संधि। अब चलिए व्याख्या को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था, ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा, है ना। अब बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन भारतीय शक्तियों, जैसे मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उस समय, मतलब बाद में भाग गया था, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह के तौर पे जाना जाता था, है ना। तो एक तरफ तीन लोग थे, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ अंग्रेज जिसका नेतृत्व मतलब हेक्टर मुनरो ने किया था। तो आपसे पूछ देगा कि किनके किनके बीच लड़ाई हुआ था, तो ध्यान रहेगा तभी तो आप सही करेंगे ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी और तीनों के बीच। चाहे पूछेगा कि कौन से तीन भारतीय मतलब इसमें शामिल थे, हो सकता है कि दो नाम दे और एक नाम किसी और न दे, तो आप नाम याद रखिएगा कि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय। कौन क्या था यह भी ध्यान रखना है कि शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, है ना। उस समय शाह आलम द्वितीय को ना शुजा-उद-दौला शरण दिए हुए था। नेक्स्ट पॉइंट,
इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने निर्णायक जीत प्राप्त की। देखिए कैसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे हेक्टर मुनरो। चाहे अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव को एक प्रकार से वैधता प्रदान कर दी। देखिए इलाहाबाद की ना दो संधि हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त, याद रखिएगा 16 अगस्त 1765 को, है ना। 12 अगस्त जो 1765 को हुआ था वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मतलब अंग्रेजों ने किया था, जबकि 16 अगस्त को जो संधि हुआ था ना वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि इसको बोलते हैं और इसको इलाहाबाद की द्वितीय संधि बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संधि के अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, मतलब राजस्व वसूली के अधिकार, मतलब राजस्व वसूलिए। अब देखिए पूछेगा कि अंग्रेजों को मतलब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के अंतर्गत मतलब क्या बोलते हैं इस शाह आलम द्वितीय ने दे दिया, तो आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस पॉइंट को ऐसे ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सुजाउद्दौला को अवध का नवाब पुनः बनाया गया लेकिन वह कंपनी के संरक्षण में आ गया। देखिए दूसरा इलाहाबाद की जो संधि किया गया था 16 अगस्त 1765 को, इसी के साथ किया गया था सुजाउद्दौला के साथ। इसको पुनः नवाब बनाया गया लेकिन कंपनी के संरक्षण में इस मतलब पूरी तरीके से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, चाहे एक इसका प्रश्न भी देख लेते हैं कैसे पूछेगा कि 16 अगस्त 1765 को अंग्रेजों ने किसके द्वारा इलाहाबाद की दूसरी संधि किया था, तो आपको याद रहना चाहिए सुजाउद्दौला के साथ। चाहे इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1765, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह संधि भारत में कंपनी के प्रारंभ और दोहरी शासन की शुरुआत का प्रतीक बनी। यह भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा संधि था जो शासन के प्रारंभ और दोहरी सरकार की एक प्रकार शुरुआत बनी। कहने का मतलब है कि राजस्व अंग्रेज वसूलेंगे और शासन की जिम्मेदारी आम भारतीयों को रहेगी, मतलब शासन संभालिए आप, देखिए आप, पैसा हम तसीलेंगे। समझिए अंग्रेज कितने चालाक थे, मतलब चालाक लोमड़ी उनको कहिए। तो आप बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग एक संभावित प्रश्न की बात करेंगे, चलिए देखते हैं। इलाहाबाद की संधि किसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। देखिए शाह आलम द्वितीय, देखिए यदि यहाँ पे यह लगा देगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि तो शाह आलम द्वितीय, चाहे इलाहाबाद की संधि तब भी इसी को सही करिएगा। लेकिन यहाँ कह देगा कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कह देगा, तब आप याद रखिएगा सुजाउद्दौला को टिक करिएगा कि इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके और ईस्ट इंडिया के बीच में हुई थी, तो सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया के बीच में हुई थी। लेकिन केवल इलाहाबाद की संधि कहेगा ना तो शाह आलम द्वितीय को ही आंसर में टिक करिएगा। चाहे इलाहाबाद की प्रथम संधि बोलेगा तब भी शाह आलम द्वितीय को ही टिक करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17। अब देखिए सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा मतलब प्रमुख नेता मतलब वो किए थे, मतलब बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 3 सेकेंड आपके पास टाइम होता है। इसका आंसर बी होगा, श्री कृष्ण सिंह। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे, चलिए इसकी व्याख्या को समझते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से बिहार केसरी के तौर पे जाना जाता है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा बिहार में कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए, मतलब प्रश्न घुमा के, जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तब भी आपका आंसर श्री कृष्ण सिंह रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश्न चाहे कैसा भी घुमाए आंसर आपका वही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने कौन, मतलब श्री कृष्ण सिंह, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को संगठित किया और आंदोलन को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वे कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे और सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलनों में भी प्रमुख भूमिका निभा चुके थे श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, श्री कृष्ण सिंह ने 1937 और 1946 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को मजबूती दिलाई
और स्वतंत्र भारत के बाद बिहार के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब देखिए 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में पहली बार सरकार बना तो पहला मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया, लेकिन वह 3 महीने तक रहे। लेकिन बाद में देखिएगा श्री कृष्ण सिंह को प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया गया था। लेकिन जब बिहार हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के बाद भी बिहार का जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने उनका नाम श्री कृष्ण सिंह था। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि बिहार जब स्वतंत्र भारत हुआ उस समय बिहार का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, तब भी आपका आंसर होना चाहिए श्री कृष्ण सिंह। चाहे आपसे पूछेगा कि 1937 का जो चुनाव हुआ था और जिसके अंतर्गत बाद में चलकर श्री कृष्ण सिंह बिहार के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, वह किस अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था, तब आपका आंसर होना चाहिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। हम लोगों ने इसके व्याख्या को देख लिया। अब हम लोग एक संभावित क्वेश्चंस को देखेंगे। अब देखिए संभावित क्वेश्चन के पहले हमने कुछ और व्याख्या लाइन में ऐड किया है, इसे भी आप देख ही लीजिए कि उन्होंने कृषि, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जिससे उन्हें बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। और देखिए प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि किन्हें कृषि और शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में कार्यों के कारण बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होना चाहिए श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी किसे कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह। बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह। इस प्रश्न को ना आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उनकी कार्यशैली में जन समर्थन, दृढ़ता और साहसिक निर्णय की झलक मिलती है। यही कारण है कि उन्हें बिहार केसरी की उपाधि से नवाजा गया। अब आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इस पॉइंट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और किसे आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग संभावित प्रश्न की बात करेंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें बिहार केसरी की उपाधि प्राप्त थी। देखिए प्रश्न को हमने घुमा दिया तो इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18। अब चलिए इसको देखते हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। चंपारण आंदोलन जिस कारण हुआ था उस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। ऑप्शन ए, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और मार्शल लॉ लगाया। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ऑप्शन डी, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको 3 सेकंड का टाइम दिया है, तो देखिए 1 2 3 हो गया। इसका आंसर सी होगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। याद रखिएगा। अब इसकी व्याख्या को हम लोग समझेंगे क्योंकि व्याख्या से भी बहुत सारा प्रश्न बनेगा। व्याख्या आपको बेहतर तरीके से करना है। यदि आपने व्याख्या को अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए बिहार स्पेशल की किसी भी मोटे मोटे बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए और हम बिहार के सभी सेक्शन को इसी तरीके से कराएंगे। चलिए पहला पॉइंट, 1917 में चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलनात्मक सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने नील की खेती के खिलाफ शोषणग्रस्त किसानों का नेतृत्व किया था। आपको बखूबी याद होगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। क्यों हुआ था? नील की खेती किसानों से जबरदस्ती कराया जाता था जिसके आधार पर उनका बहुत शोषण होता था। इसी के खिलाफ राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए एक प्रकार से न्योता दिए और महात्मा गांधी आकर इस आंदोलन का नेतृत्व भी किए। इसको ध्यान रखिएगा इसी तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन के प्रभाव और गांधी जी के नैतिक बल के सामने ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उसने चंपारण कृषि समिति की गठन किया। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा कि गांधी जी के सामने झुककर ब्रिटिश सरकार को कौन सा कमेटी की स्थापना करना पड़ा, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तब भी आप याद रखिएगा चंपारण कृषि समिति। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति में स्वयं गांधी जी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया जो ब्रिटिश प्रशासन की नैतिक हार का प्रतीक बना था। देखिए कभी आपसे हो सकता है आप पूछ दे कि चंपारण कृषि समिति के अंदर गांधी जी को मेंबर बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गांधी जी उसके मेंबर थे। नेक्स्ट पॉइंट, समिति की सिफारिशों के आधार पर तिनकठिया प्रथा क्या था? देखिए जिसमें किसानों को जबरन एक बीघा, देखिए 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 बीघा, ऐसे 20 नहीं सॉरी 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठे में ना 3 कट्ठा पे उसको नील की खेती करना पड़ता था जबरदस्ती।
तो इसी को तिनकठिया प्रथा कहा जाता है। मतलब 3/20 हिस्से भूमि पर नील की खेती करने पड़ती थी, जिसे समाप्त कर दिया गया। मतलब इस समिति ने यह सिफारिश की कि हाँ, सच में किसानों का इससे शोषण होता है, तो इसको ना समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तिनकठिया प्रथा क्या था, इस फैक्ट को आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा कि 20 कट्ठे के भूमि में 3 कट्ठे भूमि पर आपको नील की खेती करनी पड़ती थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कानूनी संघर्ष के बजाय जन संघर्ष की मार्ग की शुरुआत बना। आप देखेंगे कि गांधी को महात्मा गांधी जी बनाने वाला पहला आंदोलन यही बना। याद रखिएगा कि बिहार के धरती से ही गांधी न महात्मा बनकर पूरे देश के आंदोलन में छा गए। बिहार ऐसी भूमि है जो महात्मा गांधी को आगे बढ़ने में ना अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, और यह चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को देश के राजनीति के पटल पर एक महान व्यक्ति के रूप में मतलब बना दिया। याद रखिएगा, जब भी यदि कभी आपसे ऐसे पूछेगा तो इसका वर्णन करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया और बिहार को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्थल बना दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस पॉइंट को एज इट इज ऐसे ही आप समझ लीजिएगा। इससे कॉन्सेप्ट के तरीके से क्वेश्चन पूछे, फैक्ट के दृष्टिकोण से पूछे, आप बिल्कुल सही करने की स्थिति में होंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक संभावित प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं संभावित प्रश्न। चंपारण आंदोलन के दौरान नील की जबरन खेती से जुड़ी प्रथा का विरोध किया गया था, किस तरीके से? तिनकठिया प्रथा। याद रखिएगा, इसको ए बी ध्यान नहीं रखिएगा क्योंकि हम पहले ऑप्शन के साथ बना रहे थे, लेकिन हमने ऑप्शन हटाकर सीधा आंसर लिख दिया, तिनकठिया प्रथा। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 19। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, है ना? अब देखिए यह प्रश्न पूछता है, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपको इसकी व्याख्या पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बृहदर्थ, ऑप्शन डी अशोक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर बी होगा। बिल्कुल आपको याद होगा क्योंकि आप पढ़े हैं तो इतना तो ध्यान होगा ही। अब हम लोग इसकी व्याख्या की बात करेंगे। देखिए पहला व्याख्या, उदयन महान शिशुनाग वंश का शासक था जिसने प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित किया। पाटलिपुत्र को ही वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि उदयन किस महान वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश। याद रखिएगा। और प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में हस्तांतरित मतलब कौन किया? मतलब चाहे कहने का मतलब राजगिरी से हटाकर कहाँ पर हस्तांतरित कर दिया गया, तब आपको याद रहना चाहिए पाटलिपुत्र दे दे तो पाटलिपुत्र, या यह भी लिख सकता है कि पटना, तो पटना को करिएगा क्योंकि पटने को ही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थल पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। जब भी आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तो आपको ध्यान ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पाटलिपुत्र बाद में नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, गुप्त वंशों की राजधानी बना और भारत के प्राचीन इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान के। देखिए पूछ देगा कि पाटलिपुत्र किस किस वंश से संबंधित था, तो याद रखिएगा नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, गुप्त वंश। मतलब ध्यान रखिएगा कई प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज, चीनी यात्री फाहियान और वेन सांग ने भी पाटलिपुत्र की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि का वर्णन किया। देखिए कभी आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा इतिहासकार या कौन ऐसा महान व्यक्ति था जो पाटलिपुत्र की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि का वर्णन किया है, तो तीनों नाम याद रखिएगा। मेगास्थनीज भी किया था, फाहियान भी किया था, वेनसांग भी किया था। हो सकता है कोई एक नाम दे और दोनों नाम नहीं दे और बाकी तीन ऑप्शन दे, तो तीनों नाम आपको याद रहेगा ना, तो आप अच्छे से आंसर कर लेंगे। याद रखिएगा, चाहे तीनों ऑप्शन दे दे, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग और चौथा कोई और ऑप्शन दे, कौन नहीं किया था, तो तीनों याद रहेगा ना, तभी आप सही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्याख्या में, यह नगर न केवल प्रशासनिक बल्कि शिक्षा, दर्शन और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। देखिए पाटलिपुत्र उस समय विश्व पटल पे ना प्रसिद्ध था। भले ही आज पाटलिपुत्र जो विश्व के इतिहास में जिस रूप में वर्णन है, उस रूप में भले ही पटना का मतलब विश्व मतलब पटल पे मतलब स्थान है, लेकिन पाटलिपुत्र अपने मतलब ऐतिहासिक कारणों के कारण ना विश्व की इतिहास में ना स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में पटना शहर ही प्राचीन पाटलिपुत्र का आधुनिक रूप है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक मतलब संभावित प्रश्न,
पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? प्रश्न अगर आपको चेंज करेगा थोड़ा सा तो बस वही जो आप पढ़े हैं उदयन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 20। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी दरभंगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा, राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर में था। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। चलिए व्याख्या समझते हैं। प्राचीन मगध राज्य भारत के प्रारंभिक महाजनपदों में से एक था, जिसकी पहली राजधानी राजगीर, जिसका प्राचीन नाम गिरिवर्स था। गिरिवर्स, देखिए कभी पूछ देगा कि राजधानी का प्राचीन नाम क्या था, तो ये नाम ध्यान रहेगा तभी तो सही करेंगे ना, तो इसको भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह राजधानी हारी तकीक वन और पहाड़ियों से घिरे हुए सुरक्षित स्थल पर स्थित थी, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक था। चाहे आप पूछ सकता है कि मगध की राजधानी का वह मतलब क्या नाम है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित स्थल के तौर पे मतलब था, मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तब भी राजगीर आप याद रखिएगा, चाहे गिरिवर्स, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार और उसके उत्तराधिकारी अजात शत्रु जैसे शासकों ने राजगीर को प्रशासनिक, राजनीतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। देखिए राजगीर ना बहुत ही ज़्यादा फेमस था और अपने मतलब विषय वस्तुओं के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में उदयन ने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया, परंतु राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बना रहा। अब देखिए पूछेगा कि उदयन ने अपनी राजधानी को राजगीर से मतलब कहाँ हस्तांतरित किया, तो कहेंगे पाटलिपुत्र। चाहे पूछेगा राजगीर से पाटलिपुत्र राजधानी को हस्तांतरित किसने किया, तब भी आप कहेंगे उदयन, याद रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिए, राजगीर का पहले भी महत्व था, आज भी महत्व है राजगीर का, याद रखिएगा। वह क्रिकेट स्टेडियम भी एक राजगीर में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, आपको बखूबी पता होगा। और राजगीर में एक ग्लास ब्रिज है घूमने लायक, कभी यदि आप घूमे गए होंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा बना हुआ है, नहीं तो कभी जाकर घूम लीजिएगा, ग्लास ब्रिज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही राजगीर में उपदेश देने आते थे, इसलिए यह स्थान बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए भी अत्यंत पूजनीय है। देखिए पूछेगा कि किन दो धर्मों से राजगीर का ना बहुत ही मतलब गहरा संबंध है, तो आप ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध और मतलब महावीर से, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से। वैसे हिंदू धर्म से भी बहुत मतलब बेहतर तरीके से मतलब संबंधित है, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर दोनों राजगीर में उपदेश जाकर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में यह स्थल बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और एक प्रमुख पर्यटन और पुरातात्विक स्थल है। आपको बखूबी पता होगा कि राजगीर नालंदा जिले में स्थित है। अब हम लोग इसका एक संभावित प्रश्न देखें कि राजगीर का प्राचीन नाम क्या था, तो गिरिवर्स, याद रखिएगा, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह इसका संभावित मतलब क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 21। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुम्हरार, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी वैशाली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, कुम्हरार, याद रखिएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं हम लोग। कुम्हरार पटना के निकट एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन पाटलिपुत्र का हिस्सा था। अब देखिए पूछ देगा यह भी कि कुम्हरार बिहार के किस जिले में स्थित है, चाहे कुम्हरार बिहार में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पटना। देखिए आप बिहार के होंगे उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन बिहार से जो बाहर के होंगे जैसे कि यूपी के अदर स्टेट के जो एग्जाम देने उनको हो सकता है ध्यान नहीं हो, तो याद रखिए कुम्हरार पटना में है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ मौर्यकालीन महलों के अवशेष मिले हैं जिनमें 80 खंभों वाले सभागार सबसे प्रसिद्ध है। पूछ देगा कि जो 80 खंभों वाला जो महलों का अवशेष मिला है वह कहाँ मिला था, तो आपका आंसर होगा कुम्हरार पटना में मिला था, याद रखिएगा। चाहे पूछेगा मौर्यकालीन मतलब एक विशाल महल का अवशेष मिला था जो कितने खंभों पर स्थित था, तो याद रखिएगा 80 खंभों पर स्थित था। प्रश्न कैसे भी पूछे, इस व्याख्या और प्रश्न के माध्यम से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह सभागार सम्राट अशोक के समय का माना जाता है और इसका उल्लेख यूनानी दूत मेगास्थनीज ने भी किया था। देखिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि यह महल किसके समय का माना जाता है, मतलब किस शासक के, तो आप कहेंगे अशोक के समय में। चाहे पूछेगा इसका उल्लेख कौन यूनानी दूत ने किया था, चाहे कौन यूनान का एक इतिहासकार किया था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट,
खंभों के अवशेष लकड़ी के हैं और शिल्पकला की दृष्टि से अत्यंत सुंदर और समृद्ध है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि मौर्यकालीन जो महल का अवशेष मिला था, जो 80 खंभों का सभागार था, वह किससे बना हुआ था? लकड़ी से, ईंट से, पत्थर से? तो याद रखिएगा वह लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि खंभों का अवशेष ना लकड़ी का मिला हुआ है, याद रखिएगा। मतलब लकड़ी का मतलब उसमें विशेष तौर से प्रयोग किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्थल मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य और सांस्कृतिक गौरव का प्रमाण है। नेक्स्ट पॉइंट, कुम्हरार भारत की प्राचीन नगर नियोजन और वास्तुशिला परंपरा का अद्भुत उदाहरण के तौर पर माना जाता है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। 80 खंभों वाला सभागार कहाँ मिला है? तो कुम्हरार में मिला है। चाहे दे देगा पटना भी दे देगा, हो सकता है कुम्हरार के छोड़ के, क्योंकि कुम्हरार पटना में ही है। तो इस बात को ना ऐसे ध्यान रखिएगा, चाहे इस कुम्हरार का उल्लेख मतलब किसने किया था, मतलब विशेष महल के संदर्भ में, तो मेगास्थनीज ने किया था। किस शासक के समय का माना जाता है? तो अशोक के समय का माना जाता है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इससे संबंधित यदि फैक्ट पूछेगा तो। संभावित प्रश्न को देखते हैं, कुम्हरार से प्राप्त मौर्यकालीन सभागार में कितने खंभे पाए गए थे? तो आपका आंसर होगा 80 खंभा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी? प्रश्न पहले पढ़िए कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के नियुक्ति पर हुई थी? तो ऑप्शन ए राजा खान, ऑप्शन बी सिताब राय, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन डी मीर कासिम खान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, सिताब राय। यदि आपसे पूछ देता कि बिहार के जगह पे बंगाल कह देता कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बंगाल के उप दीवान के तौर पे हुई, तब आपका आंसर ए हो जाता, राजा खान। बंगाल पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता, बिहार पूछा है तो इसका आंसर बी होगा, सिताब राय, राजा सिताब राय। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर दिया। देखिए प्लासी के युद्ध ना एक प्रकार से इनको ना एक निर्णायक बढ़त दे दिया अंग्रेजों को, लेकिन बक्सर के युद्ध ना पूरी तरीके से इनको ना एक प्रकार से मान्यता प्रदान कर, मतलब यह एक प्रकार से अब शहंशाह, मतलब एक प्रकार से पूरी तरीके से भारत के भाग्य का विधाता बनने जा रहे हैं। मतलब 1764 का बक्सर का युद्ध ना यह तय कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। कंपनी ने प्रशासन चलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को नाम मात्र के लिए जिम्मेदारियां दी। देखिए अंग्रेज इतने चालाक थे ना कि सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी क्रम में सिताब राय को बिहार का डिप्टी दीवान मतलब उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न हम ऊपर बता ही दिए हैं कि बिहार का उप दीवान पूछेगा तो सिताब राय, बंगाल का उप दीवान पूछेगा तो रजा खान। आंसर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य, किसका कार्य? सिताब राय का राजस्व वसूली और प्रशासन में कंपनी की सहायता करना था, जबकि वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में थी। देखिए उप दीवान सिर्फ राजस्व वसूली और प्रशासन में हेल्प करने का काम करता था, जबकि रियल शक्ति आप देखेंगे ना तो वह कंपनी अपने हाथों में रखी थी, मतलब अपने हाथों में कंट्रोल करती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिताब राय ने बिहार में कंपनी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। सिताब राय ने बिहार में आप देखेंगे कि अहम भूमिका निभाने का काम की थी।